गणित के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कहते हैं, के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले भाग में प्राकृतिक संख्या के कुछ गुणों के बारे में जाना था, आज इस भाग में हम लोग उसी गुणों को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या के और कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 7 गुणों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वापस से प्राकृतिक संख्याओं के गुणों के बारे में। तो 8वां जो गुण है वो ये है कि कोई भी दो क्रमागत वर्ग संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एक स्क्वायर दो स्क्वायर की बात करें, एक और दो क्या है? क्रमागत संख्या है। वन स्क्वायर का मतलब एक का ये वर्ग हो गया, दो का वर्ग हो गया। मान लीजिए हम दो स्क्वायर और तीन स्क्वायर की बात करें, या तीन स्क्वायर और चार स्क्वायर की बात करें, तो कोई भी दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या हो सकती है वो हम निकाल सकते हैं आराम से। जैसे कि एक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एक। दो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? चार। एक और चार के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती है? एक और चार के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती है? तो दो, तीन, ये दो संख्याएं आएंगी एक और चार के बीच में। उसके बाद दो और तीन के, दो का स्क्वायर कितना होता है? चार। और तीन का स्क्वायर कितना होता है? नौ। तो चार और नौ के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती है? पाँच आ सकता है, छः आ सकता है, सात आ सकता है, आठ आ सकता है। उसके बाद तीन स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? नौ। चार स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? 16। तो 9 और 16 के बीच में कितनी संख्या आ सकती है? तो 10 भी आ सकता है, 11 आएगा, 12 आएगा, 13, 14 और 15 भी आएगा। ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में जो है कई सारी संख्याएं आती है। तो ये कितनी संख्या? इसमें देखिए कि दो संख्या आ रही है। ये देख रहे हैं दो स्क्वायर तीन स्क्वायर के बीच में चार संख्याएं आ रही है, चार। और तीन स्क्वायर चार स्क्वायर के बीच में तीन तीन छः, छः संख्याएं आ रही हैं। तो ये छः होगी कि सात होगी कि तीन होगी कि चार होगी, ये हम आराम से निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। तो इतना हमको ये गिनना नहीं पड़ेगा, हम केवल क्रमागत वर्ग संख्याओं का वर्ग ही देखकर बता सकते हैं कि उनके बीच में कितनी संख्याएं छुपी हुई हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे कि एक स्क्वायर दो स्क्वायर के बीच में निकाल रहे थे, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं? दो। तो हम इसको साधारण ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 2 - 1। 1 जो पहला संख्या हो गया, ये 2 जो दूसरा संख्या है जिसका वर्ग है। ये क्रमागत संख्याएं हैं। और क्या करेंगे हम? -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2। तो ये क्या मिल जाएगा? ये हमें बताएगा कि एक स्क्वायर और दो स्क्वायर के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं। मान लीजिए कि हमको दो स्क्वायर तीन स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, तो हम कैसे बताएंगे कि उनके बीच में कितनी संख्याएं छुपी हुई है? तो कुछ नहीं करना है। ये पहला संख्या क्या है? दो, तो दो रखिए। दूसरा संख्या क्या है? दूसरा क्रमागत संख्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरा क्रमागत संख्या क्या है? 3। अब क्या करना है? 2 + 3 तो किया, अब क्या कर दिया? -1 कर दीजिए। कितना हो गया? 3 + 2 5, 5 में से एक गया 4। मतलब कि दो स्क्वायर तीन स्क्वायर के बीच में चार संख्याएं छुपी होनी चाहिए। तो देखिए, चार संख्या है, 5 6 7 8, चार संख्या छुपी हुई है दो स्क्वायर तीन स्क्वायर के बीच में। मान लीजिए तीन स्क्वायर चार स्क्वायर है, तो तीन स्क्वायर का मतलब कितना है? 9। और चार स्क्वायर का मतलब 16। मान लीजिए तीन स्क्वायर चार स्क्वायर के वैल्यू हमें नहीं पता है, और ये पता करना है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं छुपी हुई है। तो क्या करेंगे? पहला संख्या लिखिए 3, और दूसरा संख्या लिखिए 4, जो यहाँ पे दिया हुआ है क्रमागत संख्या। फिर -1, जिस तरह से -1 सब में हम कर रहे हैं, उसी तरह से 3 + 4 -1 कर लिए। कितना हो जाएगा? 4 + 3 7, 7 में से एक गया 6। मतलब कि तीन स्क्वायर और चार स्क्वायर के बीच में छः संख्या छुपी होनी चाहिए। देखिए, तो छः संख्या छुपी हुई है। 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना संख्या छुपा हुआ है? 9 और 16 के बीच में छः संख्या छुपा हुआ है। तो इस तरह से हम बिना कैलकुलेट किए, बिना इसका वैल्यू निकाले, हम ये बता सकते हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में टोटल कितनी संख्याएं छुपी हुई है। ठीक है। अगर हम जनरल रूल की बात करें, जनरल रूल जो सबके लिए, सारी संख्याओं के लिए लागू होगा, वो ये कि मान लीजिए अगर कोई संख्या n है, तो इसका क्रमागत संख्या क्या होगा? n+1। तो इसका स्क्वायर, इसका वर्ग के बीच में कितना का, इसके वर्ग के बीच में जो है कितनी संख्याएं छुपी होगी? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पहली संख्या लिखते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या लिखते हैं, क्या करते हैं? फिर -1 करते हैं।
तो हम देखते हैं कि कितना आ जाता है, 1 और 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2n। मतलब कि अगर हमें किसी संख्या का वर्ग दिया हुआ है और उसके क्रमांक संख्या का वर्ग दिया हुआ है और उनके बीच में टोटल कितनी संख्या छिपी है वो निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 2n। तो हम आराम से बिना कैलकुलेट किए, बिना समय बिताए, हम आराम से बता सकते हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्या होगी। जैसे कि यहाँ n का काम कौन कर रहा है, एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ जैसे जैसे रखते जाइए n का वैल्यू अगर एक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल कितनी संख्याएं छुपी होगी, n का वैल्यू अगर एक लेंगे तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर और ये हो जाएगा दो स्क्वायर। टोटल संख्या कितनी छुपी होगी इनके बीच में, तो यहाँ 2n से निकाल दिए, 2 × 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 2, मतलब कि एक स्क्वायर दो स्क्वायर के बीच में दो संख्या छुपी हुई है। उसी तरह से n का वैल्यू बदलते चले जाएंगे और हमको जो है उन दोनों क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्या छुपी हुई है वो आराम से निकलता चला जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं इसके अगले गुण की। अगला गुण में ये बताया गया है कि मान लीजिए अगर हमारे पास विषम संख्याएं दी हुई है, ठीक है, विषम संख्या जैसे कि एक है, और मान लीजिए विषम संख्याओं को जोड़ दिया हुआ है, जैसे कि 1 + 3 है, या 1 + 3 + 5 है, या 1 + 3 + 5 + 7 है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ जो है दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको अलग अलग क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। तो 3 + 1 कितना होता है, 4। 5 + 3 + 1 कितना होता है, 9। और इसका वैल्यू जो 9 है, 9 और 7 कितना आ जाएगा, 16। तो अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो 16 हो, ये क्या बनेगा, हमको वैल्यू जो है मिलता चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम। तो चूंकि ये हम 3 4 संख्याएं ले रहे हैं तो जाकर के हमें थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर ये बोल दिया जाए कि पहली 50 विषम संख्याओं का जोड़ निकालें, तो 1 से लेकर के 50 तक में जितनी विषम संख्याएं होंगी उन सभी का अगर जोड़ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा उसका जोड़ निकालना, योगफल निकालना। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए 1 और 3 क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पे 1 और 3 विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा हूँ मैं। क्रमागत का मतलब ठीक अगला जो होता है, एक के बाद 3 विषम संख्या आते, 1 और 3 का जोड़ कितना है, 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर अगला जो विषम संख्या है 5, तो 1 और 3 5 का जोड़ जो है आया 9, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अगर हम कहें कि शुरू के 4 विषम संख्याओं का जोड़ है, शुरू के 4 विषम संख्याओं का जोड़ कितना आया है, 16, 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो इस तरह से अगर देख रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि पहली दो क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ निकालिए, तो क्या हो रहा है, 2 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। पहले 3 क्रमागत विषम संख्या का जोड़ निकालिए तो 3 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। पहली 4, ध्यान से सुनिएगा जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, पहली 4 क्रमागत संख्याओं का जोड़ या योगफल निकालिए अगर कहेगा तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर इसी को कंटिन्यू रखें और अगर ये बोल दिया कि पहली 50 विषम संख्याओं का जोड़ निकालिए, तो क्या हो जाएगा, पहली 50 विषम संख्या का जोड़ बोल रहे हैं तो 50 का स्क्वायर। पहली 50 विषम संख्याओं का जोड़ तो क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। अगर पहली n संख्याओं, पहली n विषम संख्याओं का जोड़ निकालिए तो क्या हो जाएगा, उनका जोड़ n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। n क्या है, n कोई प्राकृतिक विषम संख्या है। इस तरह से जो है हम विषम संख्याओं का, विषम संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, हम विषम संख्याओं का जोड़ जो है योगफल निकाल सकते हैं, बशर्ते कि वो क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग निकालिए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमें अलग अलग ऐड करने के बजाय हम यहाँ फार्मूला पे डायरेक्ट रखेंगे और हमें उसका योगफल मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर ये कह दिया कि प्रथम n सम संख्या का योग निकालिए, प्रथम n सम संख्या का योग, तो n कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। प्रथम बोल रहे प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकाले, तो 5 का मतलब क्या हो गया, प्रथम 5 का मतलब हो गया 2 से लेकर के जो क्रमागत आते रहेगा, प्रथम 2 4 6 8 10, ये क्या हो जाएगा, लगातार हो गया सम संख्या।
प्रथम 5 हो गया, प्रथम 5 सम संख्या हो गया, इनका जोड़ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग इसको जोड़ करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या लगेगा हमारे पास, टाइम लगेगा इसमें काफ़ी कैलकुलेट करने में। जैसे कि भैया कैलकुलेट करें, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 × 4 28, 28 × 2 30। तो देखिए हमें अलग अलग क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। वहीं अगर मान लीजिए प्रथम ये 5 संख्याएं थी, तब ना हमको इतना कम टाइम लगा। मान लीजिए अगर कह दे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का जोड़ निकाले, 2 से लेकर के 50 तक में जितनी सम संख्या होगी सबको लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसको ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसका भी क्या आता है, इसका भी हमारे पास ट्रिक है। जैसे देखिए अगर केवल 2 है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1² + 1 लिख सकते हैं। अगर बोलेगा प्रथम एक सम संख्या का योग निकालिए, तो प्रथम एक का मतलब क्या, पहली सम संख्या जो होगी, पहली सम संख्या 2 होती है, तो ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1² + 1। अगर बोलेगा प्रथम 2 सम संख्याओं का जोड़ निकालिए, तो प्रथम 2 का मतलब क्या हुआ, शुरू के जो 2 सम संख्याएं होंगी, 2 + 4, इसका वैल्यू कितना होता है 6। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2² + 2, 2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 4, ये कितना हो जाएगा 2। प्रथम 3 सम संख्याओं का जोड़ निकालिए, तब क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब 12 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर + 3। तो प्रथम एक सम संख्या बोलेगा तो 1 का स्क्वायर + 1, प्रथम 2 का बोलेगा तो 2 का स्क्वायर + 2, प्रथम 3 का बोलेगा तो 3 का स्क्वायर + 3। उसी तरह से प्रथम n का बोल दे, तब क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर + n। ठीक है? तो अगर प्रथम n सम संख्याओं का जोड़ निकालना है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला में रखेंगे और क्या मिल जाएगा हमको, प्रथम n सम संख्याओं का जोड़ मिल जाएगा। जैसे तरह से देखें, यहाँ पे 5 संख्याएं तो 30 निकल गया, लेकिन अब 50 संख्या है, 2 से लेकर के 50 के बीच प्रथम 50 सम संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो अलग अलग लिखेंगे और जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। अब इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं, तो प्रथम 50 सम संख्याओं का जोड़ निकालना है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, क्योंकि प्रथम 50 सम संख्या का जोड़ निकालना है, तो n का वैल्यू 50 हो गया। तो योगफल कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर + 50, तो कितना हो जाएगा 2500 + 50, तो कितना हो जाएगा 2550। आराम से निकल गया, प्रथम 50 सम संख्या का योगफल। ना हमको कुछ करना पड़ा, ना हमको अलग अलग सम संख्या लिखना पड़ा, और ना ही अलग अलग जोड़ना पड़ा। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला में रखिए और हमको यहाँ पे निकल गया। ये फार्मूला कहाँ से आया, हमने यहाँ से देख लिया, इसका एक्सप्लेनेशन जो भी इसका विश्लेषण है, हमने यहाँ से देख लिया कि फार्मूला कहाँ से आया। बात करते हैं अगले गुणों की। तो जो विषम संख्या का वर्ग होता है, अगला गुण में यह कहा गया कि जो विषम संख्या का वर्ग है उसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, विषम संख्या के वर्ग को दो धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है? कैसे? तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 25। 25 को हम लिख सकते हैं ऐसे 12 + 13। तो 12 क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, 13 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन 12 और 13 क्या है, दोनों क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या का मतलब है कि दोनों संख्याओं के बीच में एक का अंतर होना चाहिए। तो 12 और 13 में एक का अंतर है केवल, क्योंकि 13 में से 12 अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, एक। तो 12 और 13 में एक का अंतर है, इसका मतलब कि 13 और 12 क्या है, दोनों क्रमागत पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक। तो इस तरह से विषम संख्या का जो है 5 क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या के वर्ग को दो धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लीजिए, ले लीजिए 6 का स्क्वायर। 6 तो सम संख्या, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 + 5। तो 4 + 5, 4 और 5 क्या है? क्रमागत संख्या है, और दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक भी हैं। तो इस तरह से 3 क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या के वर्ग को हमने क्या किया? धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट गुण है वो है कि जो 3 वर्गों का योग है एक वर्ग के रूप में हम आराम से लिख सकते हैं। मतलब कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में आराम से लिखा जा सकता है। एक वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है और 6 स्क्वायर है। ठीक है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है। तो ये यहाँ पे 3 लिखाया है, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा? 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 और 6 स्क्वायर का वैल्यू कितना? 36। 36 से 9 कितना होता है? 45। 45,000 कितना होता है? 49। और 49 किस संख्या का वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है 49। तो देख रहे हैं कि ये 2, 3, 6 तीन संख्याएं हैं जिनका वर्ग का योग जो है वो एक संख्या 7 के वर्ग के क्या है? बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो 16 9 25, 144 और 25 169। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि जब भी हम 3 संख्याएं लिख रहे हैं तो उनका जो योगफल आ रहा है वो किसी तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो रहा है। और वो जो तीसरी संख्या है वो लास्ट वाला जो बड़ा संख्या है उससे खाली एक बड़ा लग रहा है। 7 है जो 6 से एक ही बड़ा है, 13 है जो 12 से एक ही बड़ा है। तो एक और एग्जाम्पल हम देख के देखते हैं कि ये केवल संयोग है या फिर ये हमेशा होता है। 4 का स्क्वायर देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर। 4 और 5 क्या है? क्रमागत संख्या है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 20 का स्क्वायर मान लेते हैं। तो 16 + 25 + 400 तो कितना हो जाएगा? 25 6 31, 10 41। तो ये हो जाएगा 441 जो कि 21 स्क्वायर के बराबर है। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी देखिए कि जो योगफल आया है वो किसी संख्या का वर्ग है जो कि हमारे जो बड़ी वाली संख्या है उससे मात्र एक बड़ा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या n हम लें तो उसका स्क्वायर करें, फिर उसका क्रमागत संख्या ये 4 और 5, पीछे देखिए 2 और 3, 3 और 4। तो ये दो जो शुरू की 2 संख्या है वो क्रमागत संख्याएं आ रही है। तो यहाँ क्या है? इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो n+1 n+1 का होल स्क्वायर। ये संख्याएं कैसे बन रही हैं? तो ये देखिए 4 और 5 को गुणा करते हैं तो क्या बन रहा है? 20। यहाँ देखिए 2 और 3 को गुणा कर रहे हैं तो 6, 3 और 4 को गुणा कर रहे हैं तो 12। मतलब कि जो तीसरी संख्या यहाँ पे है वो शुरू की 2 संख्या के गुणनफल के बराबर है। इसका क्या कर रहे हैं हम? वर्ग। तो पहली संख्या, दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, और जो तीसरी संख्या है वो पहली दोनों संख्या का गुणनफल, उसका जो वर्ग है। इन तीनों के वर्गों का जो योग है वो क्या हो रहा है? जो तीसरी जो बड़ी संख्या है उससे एक बड़ा हो रहा है और उसका स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मतलब कि n×n+1 है लेकिन +1 है और इसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, मतलब कि पहली दोनों संख्याओं का योगफल तो है ही जो तीसरी संख्या है, उसमें केवल एक ज़्यादा करेंगे और उसके स्क्वायर के बराबर कर देंगे तो हमें तीसरी संख्या, ये जो रिजल्ट है, ये जो योगफल है, हमें मिल जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? एक जनरल रूल बन गया। ये जनरल रूल बन गया जो कि हर एक संख्या के लागू होगा। n का वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको ये तीन जो संख्या हैं वो मिलती चली जाएगी और उनका योगफल ही मिलता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है? 4। अगर n का वैल्यू अगर 5 ले ले तो क्या हो जाएगा?
ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 और 6 का गुणनफल 30 होता है, तो 30 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? तो अब हमको अलग अलग इसका वर्ग का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये जो तीसरी संख्या जो होती है उससे एक ज़्यादा, मतलब 31 इसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए तो कितना, 1 मिनट में ये क्या होगा, हम योगफल आराम से निकाल दिए। 1 मिनट में योगफल निकल गया, हमें ना कि इसका वर्ग का वैल्यू निकालना पड़ा, ना ही उसको अलग अलग जोड़ना पड़ा, बल्कि जो तीसरी संख्या थी वो उससे एक ज़्यादा कर दिया, उसके वर्ग के रूप में इसको लिख दिए। ये क्या हो जाएगा, इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का पैटर्न, इस तरह का संख्याओं का योग, इस तरह के वर्गों का योग जहाँ भी दिया रहे तो उसका रिजल्ट ये होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले गुण की। अगला गुण का नंबर क्या है, 12, 13 नंबर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसमें कुछ खास संख्याएं हैं जिसके वर्गों के बारे में हम जानेंगे कि उनका वर्ग हम बिना गुणा किए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 रहा, या 11 रहा, 1 1 1 रहा, 1 1 1 1 रहा। तो इस तरह से जो संख्याएं दी हुई है, इनका अगर चूंकि अगर एक अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या या 3 अंक की संख्या है, तब तो हम गुना करके आराम से निकाल सकते, कम समय लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 10 10 अंक की संख्याएं दी हुई है, मतलब 10 10 को एक है इसमें, और उसका वर्ग निकालना है, तो फिर कैसे होगा? इन सभी का क्या निकालना है, वर्ग। फिर कैसे निकालेंगे? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बीच वाली संख्या है, ये जो बीच वाली संख्या है, वो क्या है, अपने आजू बाजू का योग के बराबर है कि नहीं? 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। ये 2 अंक की संख्या है, इनका जब वर्ग निकाले तो ये 3 अंक की संख्या बनी, और जो बीच वाला संख्या है वो आजू बाजू जो है एक, उनके योगफल के बराबर है। उसी तरह से अगर हम 1 1 1 इनका स्क्वायर निकालें, तो कुछ नहीं करना है। हमारे पास 2 अंक की संख्या थी, तो हमने क्या किया, पहले 2 तक लिखा, फिर उसका उल्टा लिखा। 3 अंक की संख्या है तो पहले 3 अंक का संख्या बनाई है, 1 2 3, 3 क्रमागत संख्या बन गया, फिर इसका उल्टा लिख दीजिए, 3 2 1 हो गया। ये जो बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली जो संख्या होगी, ये क्या होगा, 1 और 2 का सम होगा। ठीक है, 1 और 2 का क्या होगा, सम होगा। या फिर अगर इसको ऐसे कहें, जो इसमें क्या था, 11 का स्क्वायर, इसमें 2 1 थे, तो दोनों का जो सम होगा, दोनों एक का जो सम होगा वो बीच वाली संख्या होगी। इसमें 3 1 है, तो तीनों एक का, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तीनों एक का जो सम होगा, तीनों एक का जो सम होगा वो बीच वाली संख्या होगी। मतलब 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3। उसी तरह से अगर हम 4 1 लिखते हैं, 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालें, तब क्या हो जाएगा, बीच वाला संख्या पहले निकाले, बीच वाला संख्या क्या होगा, बीच वाला संख्या इनके अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, मतलब कितना, 4। मतलब कि जो बीच में संख्या है वो कितनी है, 4 है। आजू बाजू संख्या क्या होगी, उससे घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, एक तरफ घटते हुए क्रम में और एक तरफ बढ़ते हुए क्रम में। नहीं, दोनों तरफ घटते हुए क्रम में, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये हमारा हुआ बढ़ता हुआ क्रम, वापस 4 से हो गया हमारा घटता हुआ क्रम। ठीक है, या फिर और यूँ कहें कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बीच वाला टर्म निकाल लीजिए, बीच वाला अंक निकाल लीजिए। अब वो बीच वाला अंक कैसे निकलेगा, इन चारों अंकों का जोड़, वो बीच वाला अंक हो गया। अब उसको क्या कीजिए, वहाँ से लेफ्ट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्या कीजिए, घटाते चले जाइए, इधर से भी लेफ्ट टू राइट घटाते चले जाइए। ठीक है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे कीजिए। अगर 4 है तो हमको क्या करना है, घटा करके लेफ्ट की ओर जाना है, और घटते हुए राइट की ओर भी जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 5 अंक की संख्या रहती है, एक और हम देख लेते हैं।
अगर 5 अंक की संख्या रहती तो हम क्या करते? एक 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 एक। इसका 5 अंक की संख्या रहती है, इसका स्क्वायर निकलना रहता, इसका गुणनफल तो और मुश्किल है। तो पहले क्या कीजिए, बीच का संख्या निकाल लेते। बीच का संख्या कितना हो जाएगा? इन पांचों अंकों का योग बीच का संख्या होगा। तो एक को 5 बार अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब क्या कीजिए, इसको आगे पीछे घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट साइड भी 4 3 2 1। ये हमारा क्या हो गया? इनका ये वर्ग हो गया। ये जो 5 अंक 5 1 जो लिखे थे हमने, इसके स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। तो बिना गुणा किए हम आराम से जो है इन सारे ऐसी ऐसी संख्याओं का, इस तरह की जो संख्याएं हमारे पास होगी, इनका वर्ग हम आराम से निकाल सकते हैं बिना गुणा किए। तो ये सारे ट्रिक्स हैं जो काम आते हैं एग्जाम्स में, कंपटीशन वगैरह में। उसके बाद एक और तरह का ट्रिक्स है हमारे पास, जो हम देख लेते हैं। वैसे वो जनरली बहुत कम यूज होता है, लेकिन अब जान लेते हैं उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका वर्ग संभव है। कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। ये 2 है, ये बीच वाला जो 2 आप देख रहे हैं, बीच वाला जो 2 देख रहे हैं, उसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे ऊपर। तो 2 बार लिख दिया 2। और नीचे क्या करेंगे कि इनके अंकों का जोड़, मतलब 1 + 2 + 1। तो मतलब कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या 121 है, उसको हम 22/1 + 2 + 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 1 2 3 2 1, ठीक है। देखिए ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो हमने पीछे पीछे ये जो पढ़ा था, 1 1 1 1 1 1 और 4 को 1 5 1 6 1 का स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि पहले 1 से 2 हुआ, 2 से वापस 1 हो गया। पहले 1 2 3 हुआ, फिर 3 से वापस 2 1 हो गया। 1 2 3 4 होता, फिर 4 से घटता 3 2 1। तो ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर इस तरह से कोई संख्या दी हुई है तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो बीच वाला संख्या उठाएंगे, सबसे पहले हम बीच वाला संख्या उठाएंगे। तो बीच वाला संख्या क्या है, 3। 3 को 3 बार, 2 था तो 2 को 2 बार, 3 है तो 3 को 3 बार लिखिए। और क्या कीजिए इसका, अच्छा इसका वर्ग भी लिखना था ना। 1 2 1 है तो 2 को 2 बार लिख के इसका वर्ग, और डिवाइड बाई 1 + 2 + 1। 3 को 3 बार लिखें, इसका वर्ग बटा अंकों का योग, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 2 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हम केवल जान लेते हैं, आगे इसका थोड़ा सा यूज होगा। अगर इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4 और फिर घटता हुआ जाए 3 2 1, मतलब 1 से 4 तक बढ़ा, फिर 4 से 1 तक घट गया, तो क्या हो जाएगा, बीच वाला संख्या कौन है, बीच वाला संख्या 4 है हमारा। 4 को 4 बार लिखिए, उसका वर्ग और अंकों का योग, ठीक है। तो ये जो नियम है वो केवल इस तरह की संख्याओं के लिए ही लागू होता है, जो एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के नए नए गुणों के बारे में जाना है, जो कि हमने पिछले भाग में भी देखा था। तो पिछले भाग में कुछ गुण देखे थे, आज हमने प्राकृतिक संख्याओं के सारे गुणों को जाना, जिसका हम लोग आगे यूज करते हैं। और इसका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन सारी गुणों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये आगे बहुत काम आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।